आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर लिए थे। इसमें क्या कंटेंट है उस पर बात कर लेते हैं। गोल्डन जुबली ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने बात करी थी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट इशू रहा है इंडिया की पॉलिटिक्स में बिगिनिंग से, और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ है देश के अंदर स्टेट्स का, उस पर भी हमने बात करी थी। और रिसेंट टाइम्स में लैंग्वेज को लेकर जो कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल रहे हैं उस पर भी हमने बात करी। हमने ये भी बात करी थी कि इकोनॉमी क्रेडेंशियल्स या फिर इकोनॉमी अगर राइट ग्रोथ दे रही होती है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है रिसोर्सेस का, तब तक ये जो पेरिफेरल इशू होते हैं वो इरप्ट नहीं होते हैं। बट जब इकोनॉमिक इशू आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जब पॉवर्टी आती है और जब रिसोर्सेस के बीच में कंपटीशन बढ़ता है, मतलब लोगों के बीच में रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं एक गल्फ क्रिएट हो जाता है। और वहां पर कहीं ना कहीं जो सब्जेक्टिव रियलाइजेशन आता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी का फॉर द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और फॉर एनी अदर रीजन, then these issues can be recreated. The differentiation or the division on the basis of religion, race, class, caste और region also. ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में जो मराठी नहीं बोलने पर लोगों के साथ अगर हिंसा की जा रही है, तो उसके पीछे ये भी कारण है कि कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रॉपर उनका शेयर नहीं मिल पा रहा, इस वजह से हो रहा है। तो ये एक फेडरलिज्म के लिए चैलेंज रहता है, और फेडरलिज्म के लिए ही एक बड़ा चैलेंज था लैंग्वेज पॉलिटिक्स इंडिया की। ठीक है। हिंदी को पर्टिकुलरली प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्टिकल डाल दिया गया था, उस पर हम बात करेंगे। गोल्डन जुबली का मतलब होता है 50 साल कंप्लीट होना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज सर। ठीक है। एंड एफर्ट्स टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल वर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। समझे सर? मतलब कहीं ना कहीं हिंदी को यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्क में प्रमोट करना है, बिकॉज आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डाल दिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी पहला, और सेकंड हिंदी को प्रमोट करना है। दोनों ही चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी सर। ठीक है। 1975 में ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश होता है सर। नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स टेरेन ऑफ इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, नो डाउट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, तो इसके लिए डिफिकल्ट था कि अपने आप को कंटिन्यू रख पाना। लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म, ओके, एंड द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द नेशनल इंटीग्रेशन एंड द रीजनल आइडेंटिटी। देखिए नॉर्मली ना अपन बात करते हैं कि लैंग्वेज में ये होता है, आप एक कमरे में 100 लोगों को ले लो, 20 लोग तेलुगु स्पीकिंग, 20 लोग तमिल स्पीकिंग, 20 लोग कन्नड़ स्पीकिंग, 20 लोग हिंदी स्पीकिंग, 20 लोग इंग्लिश स्पीकिंग, है ना, और सब लोग कोई एक दूसरे को नहीं जानता। आप आएंगे 1 घंटा उनको छोड़ दो, थोड़ी देर बाद आएंगे तो सब लोग अलग अलग मिल जाएंगे, क्योंकि 20 हिंदी स्पीकिंग अलग बैठे, 20 मलयालम स्पीकिंग अलग बैठे, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो कोहेसिवनेस का एक बहुत बड़ा क्या है एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ के रखता है। अब जब मैं राष्ट्रवाद पैदा करता हूँ या नेशनलिज्म पैदा करता हूँ, तो नेशनलिज्म का भी कोई बेस होता है, तो आपके अंदर वननेस आनी चाहिए। अब खासतौर पे इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है कि वननेस आप लाओगे किस आधार पे? ठीक है, सिर्फ इंसानियत के बेस पे वननेस लाओगे तो फिर पूरा वर्ल्ड ही एक है, पर आपको राष्ट्रवाद यूजुअली लाना होता है किसी अन्य आधार पे। तो आपके आधार तो नो डाउट आपके सिविलाइजेशनल बेस है, बट रिलीजन अलग है, रेस अलग है, ठीक है, इवन आपकी लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग अलग है, सब वननेस आप ला नहीं सकते। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो वननेस लेकर आती है, बट इंडिया में तो लैंग्वेज भी अलग अलग, इसीलिए इंडिया की वननेस क्रिएट होती है कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि आपकी जो एलिजियंस होती है वो होती है यूनियन की तरफ। आप सिटीजन होते हैं किसके? भारत के। राज्यों के सिटीजन आप नहीं होते हैं, भारत का सिटीजन होते हैं। छत्तीसगढ़ के आप निवासी होते हैं, वेस्ट बंगाल के आप निवासी होते हैं, सिटीजन किसके होते हैं? देश के होते हैं। वहां से आपकी वननेस निकल के आती है, तो संविधान आपको वननेस दे रहा है आपकी सिटीजनशिप के आधार पे। ठीक है, तो वो उससे आप कनेक्ट होते हैं कि हम भारतीय हैं सर। बाकी तो कोई कहेगा मैं राजस्थानी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, है ना, मैं बंगाली हूँ, तो कह रहे हैं भाषाई आधार पे आप कह रहे हैं सर, किंतु वननेस आ रही है कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से, सिटीजनशिप से। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए लिंग्विस्टिक कहीं ना कहीं कोहेसिवनेस जरूरी है, और लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, तो लैंग्वेजेस के आधार पे ये नेशनल इंटीग्रिटी लाओगे कहाँ से? नहीं ला पाओगे, मुश्किल है सर, है ना। हिंदी के लिए ये हुआ कि मेजोरिटी ऑफ लोग भारत के हिंदी हार्टलैंड के हिंदी बोल रहे हैं सर, तो जब आपकी 30-35% पॉपुलेशन जो है, 40% पॉपुलेशन अगर हिंदी स्पीकिंग वाली है करीब करीब, तो ये रहता है कि हाँ आप रेस्ट ऑफ द लोग जो जो अदर स्पीकिंग है उनको कहीं ना कहीं हिंदी सीखने के लिए आप प्रेरणा दे सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की एक भाषा निकल के आ सकती है जो कि कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस विद इन दिस टेरिटरी रख रही है सर।
पर वैसा हो नहीं पा रहा बिकॉज कहीं ना कहीं साउदर्न स्टेट में ये कंसर्न रहता है कि हिंदी उनके ऊपर इम्पोज की जा रही है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने डाल दिया कि हिंदी को प्रमोट करना, बट यही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो रीजनल ऑटोनॉमी जो है या फेडरलिज्म के लिए एक चैलेंज बन गया कि आप हिंदी को प्रमोट करते हैं। अब हिंदी को प्रमोट आपको बहुत बैलेंस बना के करना पड़ता है। अगर हिंदी का प्रमोशन आप इस तरीके से करेंगे कि हिंदी को कंपलसरी कर देंगे राज्यों के ऊपर, तो फिर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए फिर डबल चैलेंज हो सकता है। क्योंकि एक चैलेंज तो ये है कि हिंदी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज है तो जो हिंदी हार्टलैंड के लोग हैं हिंदी तो वो बोल ही रहे हैं और वही ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो उनके लिए तो एक लैंग्वेज कमी होगी। हिंदी दोनों में आ रही है सर, और सेकंड उनको लैंग्वेज कौन सी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है। तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी और हिंदी उनके लिए कम्युनिकेशन की लैंग्वेज भी और ऑफिशियल भी होगी। पर जब आप साउदर्न इंडिया जाएंगे या अन्य जो राज्य जो कि अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए फिर ये चैलेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो अपनी लोकल वर्नेकुलर लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, अपना सारा काम काज कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हो कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, इंग्लिश। तो इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज हो गई उनकी, और तीसरी लैंग्वेज आप उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हो हिंदी। उनको संविधान ने ड्यूटी दी है हिंदी को क्या करने की, प्रमोट करने की। तो अब आप यहाँ कैसे बैलेंस बनाओ, तो ये एक लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म का चैलेंज है कि आप कैसे हिंदी को प्रमोट करें। संविधान बोल भी रहा है प्रमोट करो, बट बिना इम्पोज किए प्रमोट करो। और जैसे ही आप थोड़ा सा हिंदी प्रमोशन पे आते हैं वैसे ही साउदर्न स्टेट्स का कंसर्न रेज हो जाता है कि हिंदी का इम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि साउदर्न इंडिया की जो मेजर पॉलिटिक्स है वो द्रविड़ा मूवमेंट पे है सर। 1916 में एक पार्टी बनी थी जस्टिस पार्टी, ठीक है। उस जस्टिस पार्टी की जो पॉलिटिक्स थी वो एंटी ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स थी, ठीक है। और कांग्रेस के साथ भी उन जस्टिस पार्टी का बहुत ज्यादा जो है कॉपरेशन बना नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के डोमिनेंस को उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की पार्टी है, और जो साउदर्न इंडिया या जो द्रविडियन आइडेंटिटी है उस द्रविडियन आइडेंटिटी को रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है, नेशनल मूवमेंट में। तो पेरियार का आपने नाम सुना होगा, वी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी करी थी, बट ही got disillusioned with the Congress because at one of the Congress event he have seen that कि कुछ लोग जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता वो अलग ब्राह्मणों के लिए अलग पंक्ति बना के खाना खा रहे हैं और नॉन ब्राह्मण्स जो है अलग खा रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन देख के उनको लगा कि यार कांग्रेस भी शायद ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की पार्टी है, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी सर। वी रामास्वामी नायकर पेरियार जो है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, बट उन्होंने कांग्रेस क्या कर दी, छोड़ दी। Then in 1925 he came up with the justice movement, that self-respect movement, जिसमें सरनेम हटा रहे थे सर अपने नाम से। पेरियार उनका नाम नहीं था, पेरियार का मतलब होता है ग्रेट फादर, ठीक है, एक महान पिता। तो उनका नाम तो वी रामास्वामी नायकर था, तो उन्होंने अल्टीमेटली उनको पेरियार की संज्ञा दी गई, उन्होंने अपने नाम से सरनेम हटा दिया, नायडू कास्ट से वो आते थे। तो ये जस्टिस मूवमेंट से वो जुड़े, और वही जस्टिस मूवमेंट जो है, जस्टिस पार्टी जो है, उसका नाम उन्हीं के एम्बिट में चेंज हुआ और द्रविड़ा कड़गम हो गया सर, ठीक है। और वही जो पार्टी है जिसने द्रविडियन आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया और कहा कि जो ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं द्रविडियन आइडेंटिटी को क्या कर रही है सर, सप्रेस कर रही है। तो पूरा साउथ का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं पेरीफेरी में रहा इस द्रविड़ा मुनेत्र कड़गम के, डीएमके जो बनी बाद में, और डीएमके से ही एक और ऑफशूट निकला इसका, ऑल इंडिया अन्नादुराई की जो पार्टी बनी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र कड़गम, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टीज है, एक डीएमके है जो भी करंटली गवर्नमेंट भी है सर, करुणानिधि के समय जो पार्टी बनी थी, है ना, और करुणानिधि से अलग होके जो एमजीआर है उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, ठीक है, जो साउथ में एक्टर भी थे, उन्होंने एक अलग पार्टी बना दी अन्नादुराई के नाम पे, दैट इज ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, AIADMK, जो कि जयललिता से एसोसिएटेड थी। तो दो पार्टी जो तमिलनाडु में काफी प्रोमिनेंट है, डीएमके और AIADMK, ठीक है सर, हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्लास में। तो जो डीएमके है और AIADMK है, दोनों का ही जो मेन कोर कंसेप्ट है वो द्रविडियन कल्चर को रेस्पेक्ट करना है सर। और जो ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी है या ब्राह्मणिकल जो हेजेमनी है, उस ब्राह्मणिकल हेजेमनी के अगेंस्ट ही साउथ की मेजर पॉलिटिक्स चलती है, और वो पॉलिटिक्स जो है वो जुड़ी हुई थी अगेंस्ट संस्कृत, ठीक है, अगेंस्ट, नॉट पर्टिकुलरली अगेंस्ट संस्कृत, बट कहीं ना कहीं ये था कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को अगर कंटिन्यू रखना है तो संस्कृत को कंटिन्यू रखना है। तो संस्कृत का अगर कहीं पर इम्पोजिशन देखने को मिलता है तो सीधा सीधा उसको ब्राह्मणिकल हेजेमनी से जोड़ के द्रविडियन मूवमेंट देखता है। तो जब हिंदी का इम्पोजिशन देखने को मिलता है तो इसके साथ भी यही एक कंसर्न निकल के आता है कि कहीं ना कहीं वापस से वो जो ब्राह्मणिकल हेजेमनी है उसको इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। समझ आ रहा है? तो ये साउथ के अंदर ये कंसर्न है कि हम जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर
हिंदी का इम्पोजिशन जो है उसको सहेंगे नहीं, ऐसा एक मूवमेंट पॉपुलर निकल के आता है। तो हिंदी इम्पोजिशन को लेकर साउथ में क्या है, बड़ा कंसर्न है सर, समझे। तो द्राविडियन पॉलिटिक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप जाने तो इस पे बेटर, अगर कभी आंसर राइटिंग में भी आता है तो इस पॉइंट को भी आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं कि यस देयर वाज आल्सो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो दिस इज द पार्ट। तो आप यहाँ पे बेसिक मेन रूट कॉज समझ रहे हैं इशू का। 3 लैंग्वेज पॉलिसी में जो रूट कॉज क्या आ रहा है, या हिंदी डिपार्टमेंट जो आ गया, तो आपने डिपार्टमेंट भी बना लिया, आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डाल दिया। आज भी भारत के संविधान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है वो क्या है सर, हिंदी ही है सर, है ना। जब हिंदी को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया, उसके अलावा आपने हिंदी को पूरे ओवरऑल पैन इंडिया में क्या करना है सर, प्रमोट करना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना है। आपने एक डायरेक्टिव भी डाल दिया आर्टिकल 351 में, तो 2 चीजें हो गई। तो साउदर्न स्टेट्स के अंदर ये एप्रीहेंशन बढ़ गया सर, ये संभावना है कि इम्पोज किया जाए हमारे ऊपर, ठीक है सर। तो ये कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म का इशू है, ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म पे, थोड़ा सा फ्रेम करके GS2 में, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पता होने चाहिए अलोंग विद द जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है और उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो यहाँ पे ना जो टकराव में आ रही है ना, तो यहाँ पे एक बहुत डेलिकेट बैलेंस बनना चाहिए रीजनल ऑटोनॉमी में और नेशनल इंटीग्रेशन में, क्योंकि लैंग्वेज एक फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। लैंग्वेज इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, अ मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन। इफ दैट इज समवेयर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोशिश कर रहा है कि हिंदी को इस तरीके से प्रमोट किया जाए कि उसका स्वागत करके सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे, है ना, तो वो एक यूनिफाइंग फोर्स बन सकता है, बात समझ रहे हैं। बट अगर इसका एडवर्स इंपैक्ट ये हो रहा है कि साउदर्न स्टेट्स के अंदर टेंडेंसी है कि इसको इम्पोज हम पे किया जा रहा है और हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसको, तो ये जो टेंडेंसी है ये तो फिर काउंटर टेंडेंसी हो गई जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो संविधान के उस प्रोविजन के ही अगेंस्ट एक मूवमेंट हो जाता है कि भैया है ही क्यों हिंदी का प्रमोशन संविधान के अंदर, ठीक है, जबकि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं सर। तो क्योंकि वो प्रोविजन है इसलिए करना तो एक डायरेक्टिव है एग्जीक्यूटिव का, है ना, और इसीलिए 1975 में जो है कहीं ना कहीं क्या बना सर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज जब हिंदी है तो प्रमोट किसको करेगा, हिंदी को ही करेगा सर, और आर्टिकल 351 कह भी रहा है, समझ गए, हाँ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये है कि आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, स्पष्ट लिखा हुआ है सर, तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है सर, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, ठीक है। आर्टिकल 343(2) इंग्लिश वॉज टू कंटिन्यू फॉर ऑफिशियल पर्पस फॉर ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी उस समय चल रही थी और ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर आप एकदम से हिंदी इंपोज करोगे तो सारा पेपर वर्क चेंज करना पड़ेगा और उतना कंड्यूसिव नहीं था उस समय। तो आपकी गवर्नेंस की अनुकूलता के आधार पर यह कहा गया कि 15 साल तक 343(2) में 15 साल तक ट्रांजिशन पीरियड तक, मतलब अंटिल 1965 इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश भी यूज होगी, मतलब 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी एक तरीके से, हिंदी और इंग्लिश, और मोस्टली इंग्लिश को एज अ लिंक लैंग्वेज यूज कर रहे थे, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स हिंदी नहीं कर रहे थे, तो सेंटर और स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, है ना। तो इंग्लिश को एज अ लिंक लैंग्वेज क्या किया गया सर, यूज किया गया। 343 का थर्ड ये कह रहा था, पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश बियॉन्ड 15 ईयर्स, बेसिस फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो ये जो 65 में जब उसके 15 साल खत्म हो रहे थे, तो आपने मीनवाइल एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ही पास कर दिया 63 का, ठीक है। तो नॉर्मली आपकी इंग्लिश जो है वो कंटिन्यूज रहेगी सर, किसके लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो आज भी इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कौन लिखी हुई है, हिंदी, बट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास 2 है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एज अ लिंक लैंग्वेज इज कंटिन्यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी दोनों है सर, हिंदी और इंग्लिश। ये 343 और 344 आप देखेंगे जो कि रिलेटेड आर्टिकल है इससे, कि कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज टू रिव्यू प्रोग्रेस ये बनाए जा सकते हैं सर, कमीशन कमेटी, ये तो सिंपल बात है। 345 ये कहता है स्टेट में अडॉप्ट एनी लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस विद इन द स्टेट। अब राज्य जो है वो अपनी खुद की भाषा एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे आप केरल जाओगे तो आपको मलयालम मिल जाएगी सर, है ना, तमिल मिल जाएगी, तो वहां वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे क्लियरली क्या है
मेंशन है सर 345 के अंदर, स्टेट्स के पास ये राइट। 346 कह रहा है यूनियन स्टेट कम्युनिकेशन लैंग्वेज प्रोविजन। ये 346 का जो पार्ट है वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में एड्रेस कर दिया गया है सर, ठीक है। तो मोस्टली जो पार्ट है वो देखिए, हर जगह पे व्यवस्था तो है कि आप जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है कि सर आप ट्रांसलेट करवा लो प्रोविजंस को, बट स्टिल देयर शुड बी वन लैंग्वेज ना, ठीक है, जिसपे कम्युनिकेशन हो पाए। तो लिंक लैंग्वेज तो अभी भी क्या है सर, इंग्लिश ही चल रही है। 347 क्या है सर, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। 350A जो है फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। देखिए प्राइमरी स्टेज में जो लर्निंग होती है ना, उस समय अगर लैंग्वेज का इम्पोजिशन नहीं रहे ना, तो बच्चा अपनी क्रिएटिव एनालिटिकल थिंकिंग को ज्यादा बेटर क्या कर सकता है, निकाल के ला सकता है, ठीक है। मतलब आपको अगर जैसे बच्चा घर में मान लो छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा है और स्कूल जाते ही उसको इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली क्या रहता है, डबल बर्डन रहता है कि वो घर में जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है उस लैंग्वेज में वो वहां नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसके लिए एक बर्डन है कि वो पहले पढ़ेगा, पहले वो उस भाषा को समझेगा, भाषा समझने के बाद वो क्या करेगा सर, उसको व्यवहार में नहीं आती, इंपॉर्टेंट क्या है, बिहेवियर में नहीं आता, क्योंकि बिहेवियर तो वो 6-7 घंटे स्कूल में है सर, बाकी गस समय का है सोसाइटी में, पीयर ग्रुप में, वहां जो भाषा इस्तेमाल कर रहा है वो भाषा वो स्कूल में इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उसके लिए ऑल टुगेदर अलग डोमेन हो जाता है, तो वो उसके व्यवहार में नहीं आ पाता, वो जो वो सीख रहा है ना वो व्यवहार में नहीं आता, ठीक है। तो आप नॉर्मली आप सोचते उस भाषा में हो जो भाषा आपकी व्यवहारिक भाषा होती है, ठीक है। तो जब आप सोचते हो उसमें हो तो फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हो या उसको सफिस्टिकेशन में ले जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं एक बर्डनसम हो जाता है। तो खास तौर और ये हर लेवल पर है, पर प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं वो टेनर स्टेज में होते हैं, उनके लिए अगर इंस्ट्रक्शन जो है प्राइमरी लेवल तक वो अगर मदर टंग में मिल जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको पूरा का पूरा क्या कर पाते हैं, अटेन कर पाते हैं, ठीक है सर। मतलब उसको उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर पाते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्या रहता है, बर्डन रहता है। मतलब ये एम्पेरिकली प्रूवन चीजें हैं पेडागोजी में कि भाई प्राइमरी लेवल तक जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या किस में मिले सर, वर्नेकुलर भाषा में अगर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है। मतलब वर्नेकुलर भाषा में आप इंस्ट्रक्शन दो, ऑन द अदर हैंड आप पैरेलली देखोगे कि जो अदर पार्ट है उसमें आप लैंग्वेज तो सिखाओ ना उसको, इंग्लिश वो सीख रहा है, हिंदी वो सीख रहा है या और कोई चीज सीख रहा है, बट वर्नेकुलर लैंग्वेज में वो पढ़ रहा है सर, है ना। हाँ, यूनियन स्टेट कम्युनिकेशन लैंग्वेज का प्रोविजन ये है कि इट डिपेंड्स, कि आप पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि यूनियन स्टेट की जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो क्या रहेगी। तो अल्टीमेटली वो उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में एड्रेस कर दिया कि इंग्लिश विल बी कंटिन्यू टू बी द लिंक लैंग्वेज, ओके। 350A जो हो गया वो हो गया आर्टिकल 351 डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, जो कि थोड़ा कंटेंशियस हो जाता है अकॉर्डिंग टू साउथ इंडियन स्टेट्स, कि आप जो है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आपने डाल रखा है, और इतने ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एक्सेप्ट कर रखी है, और सेकंड क्या है कि आपने प्रोविजन भी डाला हुआ है कि आप क्या करेंगे सर, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म के लिए एक चैलेंज आ जाता है, ठीक है। This elaborate constitutional architect reflects the framers' awareness that language policy required careful balancing, promoting Hindi as unifying force. Now, this is the key word. Language act as unifying force. Language के बेस पे लोग क्या होते हैं, यूनिफाई होते हैं, और लैंग्वेज के बेस पे क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज एक यूनिफाइंग फोर्स होता है। जैसे आप अभी आज यहाँ है छत्तीसगढ़ में, आप कभी चले जाइए साउथ सर, ठीक है, आप कभी आपको अकेले हो और आपको छोड़ दिया सर कहीं पे साउथ में छोड़ दिया, यू विल सी दैट यू विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट, आप बात ही नहीं कर पाओगे किसी से, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सिटी में हो तो यू माइट फाइंड द पीपल हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके, somebody might speaking in Hindi also, but if you are in the hinterland or in some of the rural area, you won't able to speak to people, okay. I think few years back I visited Andhra Pradesh, okay, I went to Vizag, from Vizag to I visited a place called Annavaram. That's a very good temple town. So from Vizag to Annavaram it takes almost 2 or 3 hours. It was a train journey, and when I was in the Annavaram, I found that nobody is speaking Hindi and nobody is speaking English, okay, neither English nor Hindi, everybody is speaking Telugu, okay. Although the good part with me was I was aware about a little bit Telugu, मेरे को आती थी थोड़ी बहुत, तो बेसिक बात कर लिया, but the point is nobody, or if you will speak in Hindi now, sometimes it also happens that
some people will try to help you, some will say, oh, he's not from here, leave him. Okay, it happens. Okay, it happens. Okay, लोग तो सब जगह अलग अलग तरीके के होते हैं. Although I went to Andhra Pradesh, I found that people are very friendly. Okay, everybody was trying to help. Okay, in some way or in other manner, they're trying to help. But you may find people. Okay, in Annavaram I found the people who were helping me. In Vizag I found the people who were not helping me. Okay, yes, I found that people in. I will share one incident with you. What happened in the. And I stayed in Vizag for almost 8 to 9 hours because I have a. मेरी ट्रेन का समय जो था थोड़ा लेट था, तो मेरे को 7-8 घंटे मिले ही वाइजैग में, तो मैं विजिट करने गया. मैं एक बीच पे घूमने गया था एंड बस वो 6-7 घंटे की ड्यूरेशन में ही मुझे पुलिस बुलानी पड़ गई थी. ठीक है, लिटरली वहां पे एक इशू हो गया था. तो बस ये कि बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि मैंने पुलिस को बुलाया और विद इन 5 मिनट्स में पुलिस आ गई सर. ठीक है, टू हेल्प मी. तो ये अच्छा था और आके उन्होंने एड्रेस कर दिया, उनको पता चल गया कि ही इज विजिटर एंड द लोकल्स आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हिम. तो वही हो गया, फोटोग्राफर ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था. ओके, बट दे हैव अ वेरी ग्रुपिंग रहती है ना, तो 1 2 3. ओके, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, उसको हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही, वो तेलुगु में बोल रहा है. ठीक, मैंने कहा अन्ना पोड़ा रास्कल और क्या है. इतनी भी तेलुगु नहीं आती थी ना, ये तो है भी नहीं, ये तो वहां का है, फिर तमिल हो गया. ठीक है, तो गलत हो गया. ठीक है, खैर ये भाषा का है, अलग अलग भाषाएं हैं और भाषा की सबकी अपनी अपनी क्या है सर, अपना अपना तरीका है बोलने का. आपको सीखनी चाहिए, कोशिश करें. भारत के अंदर डाइवर्सिटी है तो ये बहुत अच्छी बात है. ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंसर्न जो है ये वाला है सर. यूनिफाइंग फोर्स है, लैंग्वेज यूनिफाइंग फोर्स होता है. ठीक है, वाइल कल्चर एक्चुअली यूनिफाइंग फोर्स होता है. कल्चर में कोई भी एलिमेंट आ सकता है. कल्चर में आपका क्यूजीन आ सकता है, कल्चर के अंदर आपका क्या आ सकता है सर, आपका ड्रेसिंग सेंस आ सकता है, आपकी लैंग्वेज होती है. ठीक है, आपका रिलीजन पार्ट ऑफ कल्चर, आपकी कास्ट आपके पार्ट ऑफ कल्चर, आपका क्लास भी आपके पार्ट ऑफ कल्चर. सबके बेस पे आप क्या हो सकते हो, यूनिफाइड हो सकते हो. while respecting India's multilingual character and protecting the linguistic minorities from domination. This is also important. Okay, linguistic minorities को बचाना भी है सर, अल्पसंख्यक जो भाषा है उसको बचाना भी है. About the Department of Official Language 75 में बना है सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर. ठीक है, कोर मैंडेट इसका क्या है, क्यों डिपार्टमेंट बना है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 63 का, उसको इम्प्लीमेंट करना है. और इसके रूल्स जो है वो 76 में आए हैं सर. देखिए सारे के सारे एक्ट हम याद नहीं कर सकते, बट जो करंट अफेयर में रहता है ना, उस एक्ट से सीधा सवाल आ जाता है. रूल 76 में बने. स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी, प्रमोट प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी. कहाँ कहाँ प्रमोट कर रहा है वो एक्ट. पहला रहा ऑल यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार के जितने मंत्रालय हैं उन सब में हिंदी को क्या किया जाए सर, प्रमोट किया जाए. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हिंदी को प्रमोट किया जाए. नेशनलाइज्ड बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में प्रमोट किया जाए. ऑटोनोमस बॉडीज और अंडरटेकिंग्स में भी प्रमोट किया जाए. ये सब मैंडेट है उस डिपार्टमेंट का, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है सर. इंश्योर बाइलिंगुअल फंक्शंस, मेंटेनिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन टू रेस्पेक्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रहा है ऑफिशियल, क्योंकि आपने 63 के एक्ट में जो 345 था उसको आप कंटिन्यू कर गए कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज 15 साल के लिए, बट उसको आगे आपने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया एज अ लिंक लैंग्वेज. तो ऑफिशियल लैंग्वेज अभी दोनों यूज होती है, हिंदी और इंग्लिश. मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन, ये तो अब वो इंश्योर करता है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंसेंटिवाइज द अडॉप्शन, जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है ना, उस प्रमोशन को क्या करना है, एक्नॉलेजमेंट देना है, इंसेंटिवाइज करना है कुल मिला के, ताकि और करे वो. ये तो अब हो गया. पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी इसका काम है. मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस कोऑर्डिनेशन, ये भी इसका काम है सर, है ना. सिग्निफिकेंस ऑफ द डिपार्टमेंट, लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करेगा, वेयर द यूनियन प्रमोट हिंदी एज लिंक लैंग्वेज व्हाइल स्टेट्स रिटेन ऑटोनॉमी ओवर देयर लिंग्विस्टिक अफेयर्स. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप हिंदी को क्या बना रहे हो, लिंक लैंग्वेज. तो फिर आप थोड़ा सा कर लेंगे, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अभी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में कि आप हिंदी, वो इम्पोजिशन पे आ जाता है फिर कि हिंदी इम्पोज की जा रही है, बट डिपार्टमेंट है तो वो किसी तरीके से कोशिश करता है ना. इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस, बैलेंसिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये तो मेंस के पर्सपेक्टिव है, आप ड्रैग करेंगे. ठीक है,
प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, क्विक रिवीजन, एस्टेब्लिशमेंट 75 में हुआ है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ये है 43 से 51, स्टेटरी फ्रेमवर्क ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 63 और 76 के रूल्स हैं, कोर फंक्शन वो यूज ऑफ हिंदी, बाइलिंगुअलिज्म मतलब अभी हिंदी इंग्लिश दोनों है, और लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म मतलब आपको कोशिश करनी है कि न तो आप नेशनल इंटीग्रिटी को भी रखें, नेशनल यूनिटी यूनिफाइंग फोर्स भी बनाए, और कहीं ना कहीं रीजनल ऑटोनॉमी को भी रेस्पेक्ट करें, तो बैलेंस बनाना दोनों के अंदर। देखिए इसको, बी है, बी है इसका आंसर है, बी परमानेंट है क्या? इट फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इज ट्रू, established to implement official language act 1963, ये भी ट्रू है। Its mandate includes replacing all regional language with Hindi in official work. नो सर, ये मैंडेट नहीं है ना, रीजनल लैंग्वेज को सबको हटाना मैंडेट नहीं है, 1 and 2 ओनली, तो बी ही आंसर है। काफी ठीक है ना बी, मतलब बी ही आ जाता है। बी ऐसे टाइम पे एक दिन धोखा देगा ना, देखना 21 दिन धोखा देगा बी, उस दिन धोखा देगा जिस दिन टेस्ट होगा ना, उस दिन बी धोखा देगा। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इस पे भी बात करी थी हमने, है ना, एम्पावरिंग द इंडियाज गोल्डन स्पाइस। होम मिनिस्टर ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को इनॉग्रेट किया है निजामाबाद, तेलंगाना। ओके, अ रीजन रिनॉन्ड एज इंडियाज टर्मरिक हब सर, निजामाबाद। तो टर्मरिक बोर्ड का कहां पर आया सर हेडक्वार्टर? निजामाबाद, तेलंगाना। ओके, फाइनेस्ट क्वालिटी टर्मरिक, सबसे अच्छी क्वालिटी टर्मरिक यही मिलती है सर, ठीक है। स्पाइस बेस्ड वैल्यू चेन में रिकॉग्नाइजिंग टर्मरिक नॉट मेरली एज कमोडिटी बट एज अ सेक्टर विद इमेंस पोटेंशियल फॉर एनहांसिंग फार्मर्स इनकम भी बढ़ाएगा सर, इंडियाज डोमिनेंस इन द ग्लोबल टर्मरिक मार्केट। तो आपने टर्मरिक बोर्ड बनाया है सर, क्यों टर्मरिक मैटर कर रहा है? 75% ग्लोबल प्रोडक्शन का शेयर कहां है सर? इंडिया के पास है। इंडिया अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली टर्मरिक प्रोडक्शन 75। प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट आता है कभी कभी, है ना, स्पेशली बड़े स्पाइसेस या फिर जो न्यूज में क्रॉप्स पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। याद करो एक क्वेश्चन पे हमने बात करी थी एक बार, है ना, कोई इंटरनेशनल व्हीट एसोसिएशन वाला क्वेश्चन था, याद है ना, टर्मरिक बोर्ड से। टर्मरिक नहीं, टी बोर्ड पे आए, टी टर्मरिक बोर्ड तो अभी बना है मैडम, था, टी बोर्ड से आया है, मखाना बोर्ड से भी आया है, टी बोर्ड से आया है क्वेश्चन, मुझे याद है 22 में टी बोर्ड से आया है। हाँ हाँ, टी बोर्ड होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, या कॉफी बोर्ड या टी बोर्ड से आया है क्वेश्चन, टी बोर्ड से आया है ना। वो भी न्यूज में था तो आया था क्वेश्चन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी था क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट थे। हाँ, तो 75% ग्लोबल प्रोडक्शन टर्मरिक का इंडिया में हो रहा है सर, और 60% ग्लोबल टर्मरिक कंज्यूम भी हम ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हल्दी अलग अलग जगह पे यूज होती है, ठीक है सर। रिफ्लेक्टिंग डीप कल्चरल एंड क्यूलिनरी इंटीग्रेशन, ठीक है, हम खाने में भी यूज करते हैं इसका, ठीक है, फूड में इनएविटेबल पार्ट है सर, हल्दी डालनी है, हल्दी नमक, है ना। कल्चरली हमको पता है कि हल्दी पूजा वगैरह में भी यूज होती है, और आपका जो सौंदर्य प्रसाधन के लिए, है ना, सुनहरा बदन हल्दी चंदन, मैं हूं नीमा सैंडल गर्ल, सुना होगा नहीं, आता है, तो हल्दी उसमें भी यूज होती है सर। 50% एक्सपोर्ट डोमिनेंस, इंडिया सप्लाइज नियरली 50% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक एक्सपोर्ट, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी वर्ल्ड का है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी वर्ल्ड का है, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी वर्ल्ड का है, इंडिया ही है, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में नो डाउट तेलंगाना, निजामाबाद,
तेलंगाना एंड देन कम्स आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका। बेल्ट समझ में आ गया होगा इंडिया का, है ना? ये जो आपका डेक्कन वाला बेल्ट है मोस्टली इसी बेल्ट में मेजर प्रोडक्शन है। तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इसी बेल्ट में। ठीक। डाइवर्स एप्लीकेशन में क्या है? क्यूलिनरी मतलब क्या है सर? ठीक है, क्यूजीन्स में यूज होता है, खाने में हल्दी डालते हैं हम लोग, है ना? मेडिसिनल प्रॉपर्टी है सर इसकी, है ना? हल्दी जो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है, हल्दी वाला दूध पिला दो सर। तो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा मेडिसिन में यूज होता है सर, है ना? फार्मास्यूटिकल रिसर्च, क्यूरक्यूमिन्स थ्योरेटिकल जो प्रॉपर्टीज होती है ना? कॉस्मेटिक्स में यूज होता है सर, स्किन केयर में। न्यूट्रासिटिकल्स में यूज होता है, नेचुरल डाइज में यूज होता है, रंग के लिए भी यूज होता है, रिलीजियस एंड कल्चरल में। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं, मतलब मल्टीपल यूज है इसके। चैलेंजेस डिस्पाइट डोमिनेंस, प्राइस वॉलेटिलिटी। ठीक है, टर्मरिक अभी भी एमएसपी के अंडर तो नहीं आता ना, टर्मरिक नहीं आता, एमएसपी में कहाँ आता है टर्मरिक? तो प्राइस वॉलेटाइल है सर। लैक ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज नहीं है सर, मतलब प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म, एमएसपी भी नहीं देती गवर्नमेंट सर। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है सर, ग्रेडिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ग्रेडिंग सिस्टम जानते हो ना, हल्दी अलग अलग ग्रेड की होगी, है ना? तो जैसे वीट में ग्रेड होता है ना? क्लासरूम में पढ़ते हैं इसको, वैसे थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम का नोट्स में रहता है, फूड प्रोसेसिंग वाले नोट्स में ग्रेडिंग। ठीक है, जैसे राइस की ग्रेडिंग होती है कि भाई कौन से ग्रेड का राइस है। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में जब फूड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं ना, उसके अंदर आता है। मिनिमल वैल्यू एडिशन, मोस्ट एक्सपोर्ट्स आर रॉ टर्मरिक, लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो कच्ची हल्दी होती है उसी को हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है सर। तो ये भी है। तो होता क्या है ना कि जो रॉ मटेरियल होता है वो थोड़ा सा कम वैल्यू एडिशन पे जाता है, ठीक है, और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उस पर ज्यादा वैल्यू आप बना सकते हो। हमारे पास बीच का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या है कि कमी है सर, है? मैं वो वाली बात है ना कि आटा 15 रुपए किलो बिकेगा और आटे से बनने वाला बिस्किट जो है वो 100 रुपए किलो बिकेगा। तो वो अपन क्या कर रहे हैं, आटा ही बेच रहे हैं। अपन अभी बीच का प्रोसेसिंग में काम कर नहीं रहे, जहां वैल्यू ज्यादा बना सकते हैं। मतलब हल्दी कच्ची ही जो है वो मोस्टली क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, अपन उससे बाय प्रोडक्ट और उसको यूज करके प्रोडक्ट्स कम बना रहे हैं। ग्रोइंग कंपटीशन, वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार जो है वहां पे प्रोडक्शन ग्रेजुअली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सर। तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। हमारे पास ये कि मार्केट को थ्रेटन कर रहा है, तो डोमिनेंस हमारा कम हो जाएगा अगर हम इस पे कंटिन्यूसली क्या नहीं दे, ध्यान नहीं दे सर। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एक्सपोर्ट। अगर हम इंडिजिनस इंडिया के अंदर ही अगर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा ठीक है। देखो भारत के पास क्या है ना, रॉ मटेरियल बहुत सारा है, पर रॉ मटेरियल के साथ दिक्कत यह है कि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है उसमें चाहिए कैपिटल, और वो कैपिटल जो है वो चाहिए लार्ज कैपिटल, है ना? वो कैपिटल हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं, इसीलिए हमारी जो बहुत डिपेंडेंस होती है फॉरेन कैपिटल पर रहती है। और गवर्नमेंट जो कैपिटल डालती है, गवर्नमेंट सोशलिस्टिक गवर्नमेंट मॉडल पे चल रही है, तो गवर्नमेंट का बहुत सारा एक्सपेंडिचर ना रेवेन्यू पार्ट में चला जाता है। तो कैपिटल पार्ट में गवर्नमेंट बहुत एक्सपेंड कर नहीं पाए, ऑल्दो कर रही है, बट स्टिल बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन रेवेन्यू पार्ट पे है ना? तो सब्सिडी वाला पार्ट, और अभी तक भी वो जो लोगों के साथ ये है कि क्रेडल टू ग्रेव तक उनको हेल्प करना है, वो अभी तक एटीट्यूड भारत का है। ऑल्दो उसकी जरूरत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्टिट्यूशन ज्यादा है, आप बेटर करने में समय लगेगा। थोड़ा रैशनलाइज करना चाहिए कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर रैशनलाइज करेंगे तो आप कैपिटल पार्ट पे ज्यादा डाल पाएंगे। तो कई सारे सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप उससे ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है सर? स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रली बना, डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, आप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन है शेड्यूल 7 का। सिंपली कहाँ जा रहा है वो, कोई किसी चीज का बोर्ड बनाना, काउंसिल बनाना, कुछ भी बनाना है, अगर वहां तक उस स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर जा रहा होगा तो एग्जीक्यूटिव भी जा रहा होगा। तो अगर उसके पास होगी एग्जीक्यूटिव पावर उसको करने की तो वो कर सकता है। सारा कंकरेंट में जा रहा होगा तो भी कर सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है स्पष्ट, क्योंकि डिमार्केशन है ना आपकी पावर्स का कि आप कहाँ कहाँ तक कर सकते हो, है ना? क्योंकि आप जिस पे आपके पास पावर नहीं उस पे करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं सब्जुडाइज हो जाएगा मैटर,
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहेगी भाई क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे अंडर है ही नहीं, इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है ना। इसलिए कोई कॉमोडिटी हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है। कोई कॉमोडिटी, कैसे कॉमोडिटी, टर्मरिक की बात करें वैसा। हम्म, सारे नेचुरल सारे कॉमोडिटी नेचुरल होती है। मतलब एक सिंपली बताओ ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करती मैटर को, सिंपल बताओ। हाँ जैसे अभी इस मखाना बोल रहे हैं, हाँ गोल्ड की कॉमोडिटी, हाँ हाँ, और ये सब भी जैसे स्पाइस नहीं तो वो बताएगा ना उस, देखिए क्या होता है ना कि वो लिस्ट जो है उसमें अंदर तो ब्लेटेंटली मेंशन है, सीधा सीधा मेंशन है। अब उसके अंदर की इंट्रिकेसीज कई बार एक्ट्स में मेंशन होती है, रूल्स में मेंशन होती है, समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेंशन तो रहेगा कि कमोडिटी कहाँ रेगुलेट हो रही है ना। इन जनरल प्रमोट करने के लिए और ये सब चीजें आप बना सकते हो, पर गवर्नमेंट तभी हाथ डालती है उसके अंदर जब वो उसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा हो। अब अगर जुरिस्डिक्शन ही नहीं आ रहा है तो उसके अंदर आप कैसे बोर्ड बनाओगे या कोई चीज बनाओगे। ठीक है, डिमार्केशन तो है ना पावर्स का कि कहाँ कहाँ आपको करना है। ठीक है, अपनी तरफ से प्रमोशन के लिए कुछ बनाना अपने जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड वाली चीज पे इज नॉट इम्पेरेटिव। कोई गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं कि भाई उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है और वो क्या कर रही है, उसके अंदर वो कर रही है। ठीक है, मोस्टली अगर एक्सपोर्ट और ये सारी चीजें हैं ना, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके साथ क्या करती है, डील करती है कि भैया ये चीजें। ठीक है, तो बोर्ड करेगा क्या एग्जैक्टली ये फार्मर को सपोर्ट और एम्पावरमेंट करेगा टर्मरिक के अंदर। बेटर वेराइटीज, वो हाई यील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हाई यील्डिंग जो सीड्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि ज्यादा आउटपुट निकल पाए सर। डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी बताएगा सर, ताकि बीमारी जो हो फसल को कम लगे सर, है ना। बायोटेक्नोलॉजिकल क्या करते हो आप, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके बेटर सीड्स बनाते हो, उन सीड्स से प्रोडक्शन भी बढ़ता है, डिजीज या पेस्ट जो होता है वो पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज बनती है। पास में अल्टीमेटली टर्मरिक का पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग प्रोसेस है, उसका जो ग्रेडिंग है, उसका जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, विद इन द कंट्री उसका सर्कुलेशन है, इन सब को वो क्या करेगा सर, किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं और इंडिया डोमिनेंट पोजीशन में भी है सर। क्वालिटी सीड्स भी देगा सर, improved practices disseminating scientific agronomic practices including the optimal spacing, कि आप स्पेस को कैसे ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं, इरिगेशन मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब हर तरीके से आप कैसे ओवरऑल प्रोडक्शन को क्या कर सकते हो, बेटर कर सकते हो सर। मैकेनाइजेशन, कौन सी फार्म मशीनरी यूज कर सकते हैं, अवेलेबल नहीं है तो उनको अवेलेबल करवाना है सर, है ना। ये फार्मर को सपोर्ट और एम्पावरमेंट का काम करेगा वो। प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन भी करेगा सर। बिल्डिंग डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोसेसिंग में काफी पीछे बता रहे हैं, रॉ मटेरियल ही हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे सर। क्लीनिंग, पॉलिशिंग एंड ग्रेडिंग सर, क्लीनिंग करनी होती है उनकी, पॉलिशिंग फिर होती है सर। ठीक है, उससे क्या है, लॉन्जिटिविटी आती है उसके अंदर। दूसरा है कि एस्थेटिकली वो बेटर दिखता है। थर्ड है ग्रेडिंग उसकी करनी होगी कि कौन से ग्रेड का है सर, क्यूरक्यूमिन का जो प्रपोर्शन कितना जा रहा है किसके अंदर, जिसके अंदर ज्यादा होता है वो हायर ग्रेड में रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी टेस्टिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट, ये ब्रांडिंग वाला पार्ट है। तीसरा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अगर कहीं पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या मिल रही है सर आपको, टर्मरिक मिल रही है तो उसको जीआई टैग दिलवाओ सर, ताकि किसी तरीके से मिसयूज ना हो कहीं पे। हा? तो ये क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी सर। तो सांगली का बता रहा है सर, महाराष्ट्र का, है ना। ब्रांड डेवलपमेंट कराएगा सर, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, मार्केटिंग नेटवर्क, मतलब ये फिर तो जनरल इकोनॉमिक्स है ना, मतलब इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये जनरल इकोनॉमिक्स है जो कि हर बोर्ड से एक्सपेक्ट किया जाता है करेगा ही सर। एक्सपोर्ट प्रमोशन आ गया, मतलब मेजर हेड्स को समझ लो। मेजर हेड्स क्या आ रहा है कि पहले वो फार्मर सपोर्ट एम्पावरमेंट करेगा, ठीक है, डायरेक्ट इंटरवेंशन टू इंप्रूव फार्मर वेलफेयर एंड इनकम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज बिल्डिंग डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी, सेकंड प्रोसेसिंग में करेगा। थर्ड कर रहा है क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस फॉर इंडियन टर्मरिक, ठीक है, तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करेगा। फिर आ रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन, स्ट्रेंथनिंग इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल टर्मरिक ट्रेड, ये चौथा काम करेगा। इसके अंदर भी वो सारी चीजें करेगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड करेगा सर। एक्सपोर्ट कब प्रमोट होगा, जब आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड में रहेगी सर, आपको पता है कि कौन सा ग्रेडिंग कहाँ जा रहा है। मार्केट डाइवर्सिफाई करेगा, ट्रेड फैसिलिटेशन करेगा, है ना, कैसे एक्सपोर्ट करना है, क्या आपके अंदर के सारे अकाउंट सेटलमेंट से लेके हर अंदर की चीज को फैसिलिटेट करेगा एक्सपोर्टर्स के लिए। फंड्स अवेलेबल करवाएगा, एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस बनवाएगा सर, टेस्टिंग फैसिलिटी एट द मेजर पोर्ट्स, सारी चीजें। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, इसमें कुछ करंट अफेयर्स नहीं है ना।
ये तो करना ही है। एंड देन अल्टीमेटली फिफ्थ द R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कनेक्टिंग फार्मर्स विद द कटिंग एज रिसर्च, जो रिसर्च हो रही है ICAR में हो रही, मान लो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वहां से कुछ नया इनपुट आ रहा है, उस वेराइटी को क्या करना है, किसानों को अवेयर कराना है, तो ये कनेक्ट बनेगा सर। ठीक है, लैब से कहां तक जाना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए, वहां से फिर प्लेट। ठीक है, प्लॉ टू प्लेट होता है एक। तो प्लॉ टू प्लेट का मतलब है कि भाई कैसे वो किसान के हल से आपके खाने की टेबल तक आ रहा है, तो दैट्स द प्लॉ टू प्लेट। ओके, एंड दैट लैब टू प्लॉ जाना चाहिए, तो लैब प्लॉ प्लेट। ठीक है, लैब में रिसर्च से कुछ नया जाके वहां तक जाना चाहिए, इस तरीके से आप करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सिग्निफिकेंस तो सिंपल है सर। ठीक है, आपके पास देखो कॉफी बोर्ड पहले से बना हुआ है, हम पढ़े हैं क्लासरूम में ना सारा, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, रबर बोर्ड, कोकोनट बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, सारा पढ़े हैं क्लास में, क्लासरूम के नोट्स में है सारा। ठीक है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आत्मनिर्भर भारत, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जिनके साथ अलाइनमेंट में चलेगा। निजामाबाद का लोकेशन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है सर। अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ इंडिया टर्मरिक प्रोडक्शन, रीजन नोन फॉर प्रीमियम वेराइटी विद द हाई कर्क्यूमिन कंटेंट। कर्क्यूमिन कंटेंट ज्यादा रहता है ना, तो वो हाई क्वालिटी का क्या रहता है सर, टर्मरिक रहता है। 5 to 7% कर्क्यूमिन रहता है उसके अंदर, जबकि ग्लोबल एवरेज 2 to 3% ही है। ठीक है, तो निजामाबाद में ही उसका क्या बना है, सब्सटेंस होता है टर्मरिक के अंदर, हाँ, जिसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, मेजर प्रॉपर्टीज उसकी वही है सर। जितना ज्यादा कंटेंट कर्क्यूमिन का रहेगा उतना ही बेटर वो क्या है सर, टर्मरिक है। मेन उसकी जो हीलिंग पावर और सारी की सारी जो भी बेनिफिट आप उससे ड्रैग करते हैं वो उसी में मिलते हैं। ठीक है, प्रीलिम पॉइंटर सर, हेडक्वार्टर कहाँ बना सर, निजामाबाद में बना है। ग्लोबल डोमिनेंस है, इंडिया प्रोड्यूसर भी लार्जेस्ट है, कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है, एक्सपोर्टर भी लार्जेस्ट है। मेजर स्टेट ये वाला बेल्ट है सर। बोर्ड फंक्शन क्या क्या करेगा अभी देख लिया 5 में, ये सब मेंस के लिए भी नोट्स बना लेना। ठीक है, देखो आप मेंस के लिए अगर टर्मरिक बोर्ड का नोट्स बनाते हो तो सेम अगर आपको टी बोर्ड का क्वेश्चन आएगा ना, तो भी उसके मेंस के अंदर तो फंक्शन बोर्ड की वही लिखने हैं आपको। मतलब ये जनरल एक आपका आंसर बन जाता है कि भाई वो फार्मर्स की पहली चीज में क्या कर रहा है, फार्मर्स को एनहांसमेंट कर रहा है सर। सेकंड चीज में वो क्या कर रहा है, फिर प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है। ठीक है, थर्ड पे क्या कर रहा है सर, ग्रेडिंग मार्केटिंग कर रहा है। फोर्थ पे एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहा है, 5 में R&D कर रहा है। तो ये एक जनरल पैटर्न आपके दिमाग में हो जाता है। इस जनरल पैटर्न का यूज आप मेंस के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कर सकते हो अगर क्वेश्चन डिजायर कर रहा है। ठीक है, हर किसी में मत लगा देना, बट ये अगर जनरल पैटर्न आपके पास होता है तो आपको बहुत हेल्प होती है मेंस में। ठीक है सर, अब वो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो डाइवर्स बोर्ड फंक्शन हो गए, डाइवर्स यूजेस हो गए सर, आयुर्वेद, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, पॉलिसी अलाइनमेंट है, डबल फार्मिंग इनकम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मल्टीपल थिंग्स। एक मिनट, ठीक है, तो इसके साथ अलाइनमेंट क्वेश्चन कर बी नहीं इसका। हो गया, इसका आंसर बी है। बी में धोखा दे दिया। क्या है इसका आंसर, ए है पक्का, बी लग रहा है, डी लग रहा है। ठीक है,
इट हैज बीन एस्टेब्लिश टू प्रमोट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टर्मरिक सेक्टर इन इंडिया। ये तो ठीक लग रहा है। इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन निजामाबाद। इंडिया इज अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक ग्लोबली। तो ठीक तो है, ये भी ठीक ही लग रहा है। सर 1 2 3 ये किसको लगा? हाँ नहीं ठीक है, तीनों तो ठीक ही लग रहे हैं ना। इंडिया तो लीडिंग प्रोड्यूसर है ही है ना। लीडिंग का इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है, 75% इंडिया कर रहा है, तो अमंग लीडिंग तो है ही है ना सर। लैंग्वेज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। करेक्ट है। यस यस, ये डी करेक्ट है, डी 1 2 3। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। अब देखिए, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पे हमने अभी लैंग्वेज पे बहुत बात कर ली है ना, तो बहुत बात नहीं करेंगे। इस पे सिर्फ इतना बोलेंगे कि इंडिया में जो लैंग्वेज पॉलिसी है, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, 68 कोठारी कमीशन बात करी थी हमने, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में भी आया, 92 में रिवाइज हुई उसमें भी आया, 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी थ्री लैंग्वेज पॉलिसी आई सर, आई। अभी रिसेंटली क्या हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने स्क्रैप कर दिया मैंडेटरी थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इन स्कूल। उन्होंने बोला स्कूल में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी यूज नहीं होगी, वो अब दो ही, मतलब एक मराठी यूज करेंगे, एक इंग्लिश यूज करेंगे। थर्ड लैंग्वेज जो हिंदी का चल रहा था उस पर अभी बवाल चल रहा है, तो वो हो गया। विच प्रीवियसली रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू लर्न मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश हैज रीइग्नाइटेड नेशनवाइड डिबेट अराउंड द लैंग्वेज पॉलिसी, एजुकेशन फेडरलिज्म एंड कल्चरल ऑटोनॉमी। एजुकेशन फेडरलिज्म, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले था लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म। अब एजुकेशन के अंदर थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को आपने रोका है, तो एजुकेशनल फेडरलिज्म है। एजुकेशन इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ओके, कॉन्करेंट लिस्ट में है एजुकेशन, और एजुकेशन फेडरलिज्म पे बात आ रही है ना। इस तरीके के क्वेश्चन ना यूपीएससी पूछता है, ध्यान रखना। आपको जब इस तरीके का कुछ कैची वर्ड मिले ना, ठीक है, और जो कि कैची वर्ड तो है एजुकेशन फेडरलिज्म, बट कैची वर्ड के साथ साथ ये बहुत रेलेवेंट भी है, ठीक है, कि भाई एजुकेशन का फेडरलिज्म से क्या जुड़ाव है और क्या ये कंसेप्ट बनने वाला है, ठीक है। तो ये हो सकता है कभी आप यू माइट केम अक्रॉस इन द मेंस, और मेंस में नहीं तो कभी इंटरव्यू में टकरा जाए ये सा टर्म, ठीक है। तो थोड़ा इसको एलोबरेट करके आप अपने लिए छोटा मोटा कुछ बना लें कि भाई एजुकेशन फेडरलिज्म भी कुछ है क्या, ठीक है। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, देखिए सर, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कोठारी कमीशन, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1968 में जो आई थी कोठारी कमीशन की, उसके अंदर एलोबरेटेड था सर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, which was subsequently reiterated in 86। तो 68 में फर्स्ट पॉलिसी आई एजुकेशन, सेकंड कब आई 86 में, मॉडिफाई कब हुई 92 में, उसमें भी था। और एनईपी जो आई अभी 2020 में, इसमें एम्फेसिस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड नो इम्पोजिशन। तो इम्पोजिशन तो अभी नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है सर। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इज अ पॉलिसी गाइडलाइन, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। संविधान में कहीं भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को लिखा हुआ नहीं है सर, ये पॉलिसी गाइडलाइन है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना, नेशनल इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ये तो अभी अपन ने बात करी थोड़ी देर पहले पिछले आर्टिकल में कि लैंग्वेज कैसे यूनिफाइंग फोर्स हो सकता है। प्रिस्क्राइब पैटर्न क्या है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट कैसे यूज करते हैं इसको, पैटर्न क्या है, हिंदी, एक इंग्लिश और एक वन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रिफरेबली साउथ इंडियन, ठीक है, प्रिफरेबली आप कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज ले लो सर, तीसरी भाषा। आपने थर्ड लैंग्वेज पढ़ी है स्कूल में, क्या क्या पढ़ी है? मोस्टली संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है, मोस्टली आप सबने संस्कृत पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी? थर्ड लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं? पढ़ी होगी ना, क्या पढ़ी? उड़िया, हाँ, गुजराती पढ़ी, और किसी ने कोई दूसरी भाषा पढ़ी? बंगाली, संस्कृत, ठीक है। मोस्टली हिंदी हार्टलैंड के लिए इजी रहता है संस्कृत पढ़ना, तो स्कूल संस्कृत ही प्रिफर करते हैं, ठीक है। अनलेस आप नवोदय या कहीं और पढ़ते हो ना, केंद्रीय विद्यालय, वहां पे आपको डिफरेंट भाषाएं मिल जाती है, वहां पे उड़िया पढ़ा रहे हैं, बंगाली, गुजराती, ठीक है, संस्कृत भी रहता है। इवन साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, कन्नड़, मलयालम, तमिल, डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तमिल सीख पाना, ठीक है, तमिल डिफिकल्ट है, मलयालम रिलेटिवली कम डिफिकल्ट है, बट स्टिल डिफिकल्ट है। इन चारों भाषाओं में तेलुगु थोड़ी इजी है, ठीक है, थोड़ी, बहुत नहीं। बंगाली इजी है रिलेटिवली, ठीक है, गुजराती इजी है रिलेटिवली क्योंकि हिंदी से बहुत संबंध है, पंजाबी भी इजी है क्योंकि अगेन हिंदी से संबंध है, तो पंजाबी सीखी जा सकती है,
है ना। संस्कृत का हिंदी से संबंध है, नो डाउट, हिंदी संस्कृत से ही निकली तो सीखा जा सकता है, इसीलिए संस्कृत मोस्टली ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। राम शब्द, नदी शब्द, लता शब्द, है ना, राम रामो रामा, पता है। तो हाँ हाँ, मोस्टली आप ये पढ़ते हैं। तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हिंदी इंग्लिश तो हो गया, मतलब कुल मिला के इन सब में जो इंडिया पे हुकूमत कर रही है वो इंग्लिश ही कर रही है, क्योंकि साउदर्न स्टेट भी इंग्लिश पढ़ने को तैयार है, नॉर्दर्न स्टेट भी इंग्लिश पढ़ने को तैयार है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश क्या है सर, एक लिंक लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। आप अपनी कॉम्पिटेंस इंटरनेशनली बनाना चाहते हो तो इंग्लिश चाहिए। नॉन हिंदी स्पीकिंग क्या कर रहे हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज ले रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये पैटर्न है। इंग्लिश को आगे रखते हैं, हिंदी पीछे रखते हैं, ठीक है। हिंदी एज लिंक लैंग्वेज को सेंटर प्रमोट करना चाह रहा है एनईपी में फॉर इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, कि आप इंटरस्टेट कम्युनिकेशन के लिए यूज, इंग्लिश फॉर नेशनल इंटरनेशनल पर्पस, ये तीन वापस इनके लिए है, ठीक है सर। पॉलिसी गाइडलाइन है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, राज्य सरकारें अपना अपना निर्णय ले लेती हैं। महाराष्ट्र का मूव क्या है सर, क्या चेंज किया, मराठी यूज कर रहे थे महाराष्ट्र में, हिंदी और इंग्लिश हो गई सर, तीन यूज कर ही रहे थे। न्यू फ्लेक्सिबिलिटी बाय स्क्रैपिंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, अभी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हटा दिया है, while retaining the option Maharashtra has increased student choice, student can now choose language based on interest, career goals and family background rather than compulsion। अब मतलब कंपल्सरीली तीन लैंग्वेज के अंदर उनको नहीं डाला जाएगा, जिस मीडियम में हो वो तो है ही है सर, ठीक है। रिड्यूस बर्डन, बर्डन कम हो जाए, अल्टरनेटिव है उनके पास, रीअसर्टेड स्टेट ऑटोनॉमी। मतलब पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र के अंदर या किसी अन्य जो कि हिंदी भाषी राज्य नहीं है, वहां पे हिंदी पढ़ना ही जरूरी नहीं है, ठीक है। वो मराठी पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसके अलावा हिंदी पढ़े जरूरी नहीं है, वो हिंदी की जगह कन्नड़ मलयालम भी पढ़ सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है उनके पास चूज करने की। तो हिंदी का फिर ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में अदर स्टेट नॉन हिंदी स्पीकिंग पे इंपोजिशन नहीं रहेगा, ऐसा इस तरीके की बात आ रही सामने। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, 7th शेड्यूल है, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट है, एंट्री 25 क्या कह रही है, एजुकेशन की बात, सिंस एजुकेशन इज इन द कंकरेंट लिस्ट है सर, बोथ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एजुकेशनल मैटर्स। एनईपी जो बनी है उस एनईपी के अंदर कहीं पे मैंडेटरी नहीं है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, तो नॉर्मली कंकरेंट में ये होता है कि स्टेट जो होते हैं अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कुछ, सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर होती है, बट क्योंकि मैंडेटरी नहीं है तो स्टेट अपने हिसाब से अपने यहाँ मैंडेटरी कर रहा है, क्योंकि सेंटर में मैंडेटरी है नहीं सर, है ना, वहां तो कर सकते हो। In case of conflict, union law prevail, but the union government has traditionally exercised restraint in imposing uniform language policy। वो restrain भी करते हैं और उन्होंने mandatory कर भी नहीं रखा है एनईपी के अंदर। ये अभी अपन पढ़े थोड़ी देर पहले 350A जो हिंदी की बात कर रहा है कि state shall be the endeavor of every state and of every local authority within a state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education। प्राइमरी स्टेज पे आया। और एक जो प्रोविजन है 351 वाला, वो है क्या, हिंदी के प्रमोशन वाला। आगे नेशनल इंटीग्रेशन वर्सेस रीजनल आइडेंटिटी, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है सर। ये वाला आर्टिकल जो है और इसके पहले वाला आर्टिकल दोनों को कंबाइन करके पढ़ना आप, है ना। सेंट्रल स्टेट लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म बात करें ना इस पे भी। प्रीलिम पॉइंटर क्या है सर, 68 में पहली बार कोठारी कमीशन, एनईपी में रीइटरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है, संविधान में नहीं लिखा हुआ सर, कंकरेंट सब्जेक्ट एजुकेशन, स्टेट ऑटोनॉमी, 350A मदर टंग में इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए, ठीक। बी है। हाँ, बी है, सी है।
It was first introduced in the NEP 1968. कोठारी कमीशन में आई थी पहली बार। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर 8th शेड्यूल नहीं है, संविधानिक तो है ही नहीं सर, संविधान ने NEP 3 लैंग्वेज बताया ही नहीं कभी। एजुकेशन कॉन्करेंटली स्टेट कैन मॉडिफाई इट, बात तो सही है। यूनिवर्सल विनर इज बी। यस हाँ हिंदी इंग्लिश नाम ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें 8th शेड्यूल के बारे में 8th शेड्यूल में तो हमारे नाम ही मतलब 22 नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, शेड्यूल लैंग्वेजेस है, शेड्यूल लैंग्वेज है। उस शेड्यूल का नाम ही ऑफिशियल लैंग्वेज, 8th शेड्यूल का नाम ही है ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, सो व्हाट्स योर क्वेश्चन? तो हिंदी और इंग्लिश बस ऑफिशियल हुए, जैसे वो 22 लैंग्वेज। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। एक्चुअली शेड्यूल 8 का नाम ऑफिशियल लैंग्वेजेस है क्या इंडिया की, या शेड्यूल लैंग्वेजेस है? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मे बी या तो ये होगा कि शेड्यूल 8 के अंदर जो लैंग्वेजेस मेंशन है, स्टेट्स अपने अंडर उन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, संभावना इस बात की है ना। वेट, देखते हैं इसको। बढ़िया क्वेश्चन रेस किए ढूंढू। ये पॉसिबली स्टेट के लिए होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है उसका नाम, उसका नाम है शेड्यूल 8 इज द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है उसका नाम, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के ऑफिशियली जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली उन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। और रिकॉग्नाइज किया गया है इसका मतलब उस लैंग्वेज को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो कहीं वैनिश ना हो जाए। दैट्स द वन पार्ट, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ, उसकी लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। जो 22 लैंग्वेज हैं दे आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, दे आर नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। अलग अलग है, लैंग्वेज को उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी भाषा पे ही ध्यान दे, भाषा वाले शेड्यूल में भाषा पे ध्यान दे उसकी, समझ रहे? इट इज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन तो संविधान में ही लिखा हुआ है ना, और उसकी कंटिन्यूटी के लिए फिर पार्लियामेंट ने एक्ट बना लिया तो स्टैट्यूटरी हो गया इंग्लिश के लिए, है ना। डिजिटल कॉलोनियलिज्म ढूंढूस, कल बात करी थी अपन। डिजिटल कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि सारी की सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, टेक्निकल कंपनीज, उन सब का बेस कहाँ है सर? फॉरेन कंट्रीज में है, वो भारत में ऑपरेट करती है। और कहीं ना कहीं जो इंडिया के कमर्शियल स्पेस में डोमिनेंस है, और सिर्फ कमर्शियल स्पेस में नहीं, पूरा का पूरा इंडिया के सोशल स्पेस में भी डोमिनेंस उन्हीं का है, क्योंकि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसपे पीपल कनेक्टेड हैं वो भी वहीं बेस्ड हैं सर, है ना। इंटरमीडियरीज मोस्टली जो है मेजर डोमिनेंस वहीं का है सर, चाहे आप एक्स को ले लो, चाहे फेसबुक को ले लो, ठीक है, चाहे आप कम्युनिकेशन के लिए जो आप मेल यूज कर रहे हैं जीमेल उसको ले लो सर ना। तो मोस्टली जो बेस है कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया का, लोगों के बीच कनेक्शन का, अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स जो हमारा है पूरा का पूरा, वो जहाँ बेस्ड है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स कहाँ बेस्ड है सर? फॉरेन कंट्रीज में बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी की एक बहुत मेजर डिपेंडेंस जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स पर है,
तो और ये प्लेटफॉर्म्स जो है कहीं ना कहीं भारत के अंदर डेटा माइनिंग करते हैं, और उस डेटा माइनिंग जो है उसको डेटा को कहीं क्या करते हैं सर, लोकलाइज यूज नहीं होता, क्योंकि भारत ने लोकल डेटा के लोकलाइजेशन के लिए कुछ लॉ तो बना रखे हैं, बट वो स्पेसिफिक डेटा के लिए ही है। मोस्टली डेटा जो है अभी भी क्या है सर, ओपन है। तो वो सारे की सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, वो डेटा को क्या करती है, माइन करती है, डेटा को ले जाती है, डेटा को ले जाके डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद उस डेटा के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को शेप किया जाता है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर को शेप करना एक बहुत बड़ा अभी एस्पेक्ट है इंटरनेशनली समझा जाए तो, क्योंकि आपके कंज्यूमर बिहेवियर को शेप करने का क्या मतलब है कि आपकी डिमांड्स को मैन्युफैक्चर करना। दे आर एक्चुअली नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, दे आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड। ठीक है, वो डिमांड भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि आपको ये चीज खरीदनी चाहिए। ठीक है, आपका फोन आपकी बात सुन रहा है, अगर आपने गूगल में ऑफ नहीं कर रखा तो आपसे अभी हम आप और मैं अगर बात कर रहे हैं और आपका फोन सुन रहा है, तो जो 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 चीजें वो सुन रहा है ना, थोड़ी देर बाद अगर आप इन जनरल गूगल खोलेंगे तो उनमें से कुछ चीजें रिकमेंड करने लगेगा आप। ठीक है, इवन कभी कभी आप कहते हो यार ये तो मैं सब सोच रही थी और ये दिखा रहा है, तो आपके दिमाग के अंदर भी घुसा हुआ है कि एक्चुअली दिमाग के अंदर नहीं घुसा हुआ है, बट आपके आसपास का जो कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप अगर इन जनरल कुछ छोटा मोटा टाइप भी कर रहे हो तो या एक पड़ोसी से कम्युनिकेट भी कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं रिसीव तो कर रहा है वो आपके वर्ड्स को, तो वो फिर कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको वही चीजें क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है सर। इट्स इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपका फोन ऐसे ही रखा रहता है ना, आपके घर के आसपास के लोगों को पता चला आपकी मम्मी के पास आपको फोन रखा है और मम्मी चुगली कर रही है मौसी से किसी की, है ना, उस चुगली में कोई वर्ड वो यूज कर रही है इस टाइप का और फोन सुन रहा है, आप थोड़ी देर बाद देख ई का दिखा रहा है भाई, हम तो कभी देखे नहीं ऐसा, हम तो सोचे नहीं कभी ऐसा हो जाता है। आपका फोन की सराउंडिंग क्या है उससे भी फर्क पड़ता है। खैर बहुत ज्यादा टेक्निकल ना तो मैं जानता हूं ना मैं इस पे बात करूंगा, अपने को बात करनी है इस पे कि डिजिटल कॉलोनिज्म होता क्या है। तो वो डेटा माइनिंग करना और डेटा को यूज करना, कंज्यूमर बिहेवियर को शेप करना, सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करना, सिर्फ सर्विसेज मैन्युफैक्चर नहीं करना, डिमांड भी मैन्युफैक्चर करना जो है, और जो ओवर डिपेंडेंस है इंडियन इकोनॉमी की या किसी भी डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी की ऑन द मेजर जाइंट्स, टेक जाइंट्स के ऊपर, यही एक तरीके का क्या कहलाता है, डिजिटल कॉलोनिज्म। और ये कहीं ना कहीं स्टेक पर ले आता है आपकी सॉवरेनिटी को भी। ठीक है, तो हो सकता है आप पॉलिटिकली सॉवरेन हैं, बट अगर आप डिजिटल सॉवरेनिटी की बात करेंगे, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात करेंगे तो आप नहीं है। तो थोड़ा ये कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं नियो कॉलोनियलिज्म से भी जुड़ा हुआ है ना, जो क्वामी नक्रुमा वाला हम देखे थे नियो कॉलोनियलिज्म, उससे भी ये क्या है, जुड़ा हुआ है कि आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो बिहेवियर है उनको शेप करते हैं सर, और उससे डेफिनेटली धंधा तो चल रहा है सर। तो डिजिटल कॉलोनिज्म पे थोड़ी सी बात करते हैं कि रेफर्स टू इमर्जिंग फॉर्म ऑफ डोमिनेंस where powerful countries and multinational technology corporation control the digital infrastructure, data, platform and technologies of the other nations। तो आज अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे इंडिया का, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का किसने कंट्रोल करके रखा है, मेजर टेक जाइंट्स ने कर रखा है, डेटा कंट्रोल करके रखा है, प्लेटफॉर्म्स मेजर कंट्रोल करके रखे, टेक्नोलॉजीज भी कंट्रोल करके रखी है सर। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल डोमिनेंस है उनका, creating a new dependency and asymmetries reminiscent of the colonial era economic exploitation। तो वैसे लग रहा है कि जैसे वो कॉलोनिज्म के समय था, ठीक है, तो वैसे उससे क्या हो रहा है सर, कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन हो रहा है। Unlike traditional colonialism, which involves direct political control and resource extraction, digital colonialism operates through technological dependencies, data extraction and control over digital ecosystem। Yes, so अगर virtually एक लाइन में बताओगे बात तो it's nothing but the control over the digital ecosystem of the developing countries by the technical giants which are based in the developed countries। Okay, that's the basic definition। This phenomena raise critical question about sovereignty, economic development and power in digital age। तो कहीं ना कहीं sovereignty पे भी क्वेश्चन धीरे धीरे आता है, क्योंकि अगर कोई डेटा कंट्रोल कर रहा है तो वो सारे के सारे आपके सीक्रेट कंट्रोल कर सकता है, आपके सिक्योरिटी एजेंसीज का मैंडेट कंट्रोल कर सकता है ना, अंदर की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कंट्रोल कर सकता है। हाउ डिजिटल कॉलोनिज्म ऑपरेट्स, प्लेटफॉर्म डोमिनेंस। पहले तो हैंडफुल ऑफ टेक्नोलॉजी जायंट्स फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ, प्राइमरीली फ्रॉम यूएस एंड चाइना, कंट्रोल द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट बिलियंस यूज डेली। ठीक है, सर्च इंजन में सब गूगल ही यूज कर रहे हैं सर, गूगल इज बेस्ड इन यूएसए, 90% मार्केट शेयर है सर गूगल का। सोशल मीडिया में आप फेसबुक ले लो सर, मेटा जो है, ट्विटर, एक्स, टिकटॉक तो अभी बैन हो गया है भारत में,
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अमेजॉन, अलीबाबा यूज हो रहा है सबसे ज्यादा। क्लाउड सर्विस में AWS, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर, गूगल क्लाउड, ये यूज करें। हम सारा क्लाउड गूगल का यूज करते हैं मोस्टली। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखो एंड्रॉइड है ना, iOS, यही यूज कर रहे हैं। These platform become de facto infrastructure for digital life in developing countries, creating dependency. अब यही सारा यूज कर रहे हैं, किसी दिन सडनली गूगल ने गूगल बंद कर दिया, यहाँ पे तो सारा का सारा मार्केट रुक जाएगा, है ना। और ऐसी कंडीशन में अगर आपसे क्विड प्रो को मांगा गया कुछ, तो फिर आप देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस उन कंट्रीज के टेक जायंट्स पर है जो कि कहाँ बेस्ड है सर, तो क्या करोगे फिर आप, है ना। तो एक तो ये हो गया कि प्लेटफॉर्म डोमिनेंस है उनका। फिर आता है डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्ट पर्सनल और नेशनल डेटा जनरेटेड बाय यूजर इन डेवलपिंग कंट्रीज इज सिस्टमैटिकली एक्सट्रैक्टेड, प्रोसेस्ड एंड मोनेटाइज्ड बाय द फॉरेन कॉर्पोरेशन। दे आर अल्टीमेटली मोनेटाइजिंग योर डेटा। डेटा को बेचा जाता है, तो मोनेटाइजिंग मतलब उससे वो पैसा बनाएगा, नो डाउट कंज्यूमर बिहेवियर के बेस पे, बट ट्रेड भी होता है डेटा का। यूज बिहेवियर प्रेफरेंस सोशल नेटवर्क कैप्चर्ड बाय द प्लेटफॉर्म्स। वो सोशल बिहेवियर भी आपका चेक कर रहा है सर, हर चीज का आपका वो देख रहा है कि क्या इसका रुझान है सर, क्या ये देख रहा है ना। कब ये शायरी सुनता है, शायरी सुनने के बाद इसका क्या मन कर रहा है सर, पता चला शायरी सुनता है रात को 2 बजे, है ना, उसके पहले 1 घंटा इसका फोन बिजी आता है, सब पता है उसको। 1 घंटा इसका फोन बिजी है, उसके बाद ये शायरी सुनता है, शायरी सुनने के बाद ब्लिंकिट से दारू ऑर्डर करता है, पीता है। इसका मतलब हर इंडस्ट्री को पता है कि किस समय इसका बिहेवियर क्या है। यस, ब्लिंकिट पे शराब थोड़ी मिलती है। ठीक है, ओके, आई डोंट नो, मैंने अभी तक एक बार केक बस ऑर्डर किया था, मैं तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, मिलती है, तुम लोगों को कैसे पता? मैंने केक ऑर्डर किया था, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, और आप स्पष्ट मना कर रहे हो कि नहीं मिलती। नॉलेज पर्पस से चेक किया था, झूठा आदमी, नॉलेज पर्पस से चेक। हाँ, ठीक है। दिस डेटा इज ऑफन कॉल्ड द न्यू ऑयल। अभी नए टाइम में ऑयल ही कहा जाता है, गाड़ी उसी से चल रही। स्टैंडर्ड सेटिंग, यही स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं सर सारा, IPR से लेके प्राइवेसी डेटा का, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल भी उन्हीं का है। आप देखोगे सेमीकंडक्टर के अंदर एडवांस चिप मेकिंग में साउथ कोरिया, ताइवान वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉप पोजीशन पे है चिप मेकिंग इंडस्ट्री में। और चिप मेकिंग का मतलब है सेमीकंडक्टर चला रहे सर वो, ठीक है। चिप बनेगा तभी सेमीकंडक्टर चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ESDM पूरा इसी पे है सर। आप चारों तरफ जिन डिवाइसेस से गिरे हो सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। आपका फोन, आपका ये लैपटॉप, ये सब, ठीक है। इनके अंदर, सबके अंदर क्या होते हैं सर? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। सब क्या है? चिप से बनते हैं सर, है ना। मदरबोर्ड सारे चिप से बनते हैं। पर चिप मेकिंग कहाँ हो रही है सर? मोस्टली ताइवान में। साउथ कोरिया, US, इन लोगों ने डोमिनेंस करके रखा है अपना। सेमीकंडक्टर में डोमिनेंस है, AI में डोमिनेंस है सर, कटिंग एज AI में। क्लाउड कंप्यूटिंग, अंडर सी केबल्स के अंदर डोमिनेंस है सर, पूरा का पूरा। ऑपरेटिंग सिस्टम में डोमिनेंस है। मतलब आपकी पूरी की पूरी लाइफ को या तो आप पूरा का पूरा सब छोड़ छाड़ के एकदम वापस पीछे चले जाओ त्रेता युग में, तो ठीक है सर, है ना, कि भाई योग करके ही पता चल जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, समझे। ऐसे अगर पता करना है इस टेक्निकल में, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर डिपेंडेंस है कंट्रीज के ऊपर। की फीचर्स क्या है? डेटा एज कॉलोनियल रिसोर्स। पहले रॉ मटेरियल कुछ और होता था, अभी डेटा हो गया सर। एक्सट्रैक्ट करो, प्रोसेस करो, मोनेटाइज करो, लिमिटेड लोकल बेनिफिट। लोकल में तो डेटा लोकलाइज कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है ना, क्योंकि इतनी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी भी नहीं है डेटा को लोकलाइज करो तो। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस, वो इकोनॉमिकली बहुत डिपेंडेंस है। सोशल डिपेंडेंस है, पूरा सोशल मीडिया इसी पे चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंस है, गवर्नमेंट, एजुकेशन, सब का सब ऑनलाइन चल रहा है सर। नॉलेज डिपेंडेंसी है सर। सर्च इंजन, आप गूगल बंद हो जाए, आप जेमिनी बंद हो जाए 2 दिन, तो काम नहीं होगा, है ना। सब डिपेंडेंसी इतनी हो गई चैट जीपीटी पे, हर चीज चैट जीपीटी पे चेक हो रही है, समझ रहे हो। वो गलत बता रहा तो भी ठीक है, ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है चैट जीपीटी पे, ठीक है। गलत भी बताता है चीजें। चैट जीपीटी वो बताता है जो जो लिखा हुआ है सब जगह। अब कहीं गलत लिखा होगा वो गलत भी दिखा देगा, है ना। चैट जीपीटी की अपनी सीमाएं हैं, चैट जीपीटी की अपनी क्या है सर, गलतियां भी करता है वो। बट पॉइंट ये है कि 90% 95% टाइम आपको सही ही दिखाए, है ना। आज के समय पे इजी हो गई चीजें, है ना। आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही उस चीज को उसी फॉर्म में डालो, वो उसका आंसर बता देगा। तो आपके लिए कितना आसान है आज इंफॉर्मेशन ग्रैब करना। जबकि पहले ये होता था, जैसे आज आपको पॉलिटी की कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आप उसको उसी तरह लिखो, वो उसको क्लियर कर देगा, भैया ये यस नो सब बता। और आप उसको लिखो विद सोर्स, वो विद सोर्स बताएगा।
हाँ, विद सोर्स भी बताता है वो कि भाई ये देखो, ये इस वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है, इस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, बता देता है। अगर वो डिजिटल फॉर्म में बुक है तो बता देगा, है? तो इससे आपको सोर्स की क्रेडिबिलिटी हो जाती है, यहाँ से लेकर आ रहा है तो मिल तो जाती है चीजें अच्छी, बट आपके अंदर एंथू होना चाहिए फिर। तो अगर लोग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत आसान हो गई है। और जब यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत आसान हो गई तो कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और कंपटीशन बढ़ गया और ये चीज यूपीएससी को भी पता है कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिजॉर्ट ऐसी चीजों पे कर सकता है, ठीक है, कि भाई वो तो आपको थोड़ा तकलीफ दे, पर तकलीफ नहीं दे पाएगा वो। कंपटीशन नो डाउट बढ़ गया और यू मस्ट यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं यूज करने वाला पीछे ही रहेगा, आगे तो नहीं बढ़ेगा, ये तो श्योर। क्योंकि जब चीजें, नो डाउट कई बार ये होता है, टेक्नोलॉजी यूज करने का एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये होता है कि जाते जाते आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है तो आप डीप भी चले जाते हो, अच्छी बात भी है, पर कई बार अनफ्रूटफुल चीजों की तरफ भी चले जाते हो, तो आप डिसाइफर नहीं कर पाते कि आपकी लिमिट कितनी है, आपको कहां तक जाना है। कई बार आप डीपली चले जाते हो, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होता है कि आपको एग्जाम के लिए उसकी क्या देखनी है सर, फ्रूटफुलनेस देखनी कि काम का है कि नहीं, पहला। दूसरा ये है कि जब आप मैन्युअली सर्च करते हो ना चीजें, तो आप बुक उठाते हो, तो आप रिसोर्सेज उठाते हो, तो यू केम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीजों से गुजरते हो, ठीक है। एक होता है ना आपके साथ अभी क्या होता है ना कि यहां आप खड़े हो, ठीक है, और आपका आंसर यहां पर है। अभी चैट जीपीटी आपको क्या करता है, यहां से जंप करके सीधा वहां फेंक देता है, तो आप सीधा वहीं पहुंच जाते हो, आपको आंसर मिल जाता है। आप अपने क्रिटिकली कोई चीज को ज्यादा नहीं, आप यू आर इंफॉर्मेशन ड्रिवन, कि आपको जानकारी मिल गई। पर जब आप मैन्युअली सर्च करते हो ना, तो आप उस रास्ते पे चलते हो, तो उस रास्ते की सारे हर्डल्स को क्या करते हो, आप पार करते हुए चलते हो, तो वहां पे आप थोड़ा सा क्रिटिकल एनहांसमेंट करते हो अपना, वो यहाँ पे थोड़ा सा लैक में आ जाता है। तो चैट जीपीटी आपको बेटर इंफॉर्मेशन दे देगा। चैट जीपीटी आपको क्या दे देगा सर, बेटर क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन करके दे देगा चीजों का, और वो करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी एफर्ट्स को रिड्यूस करो, वही तो मशीनरी है सर। मशीन क्या करती है, अप डाउन बताया आमिर खान ने, व्हाट इज मशीन इन दिस केस मिस्टर रास्तु दोस्तों की, व्हाट इज मशीन, बोलता है ना अप डाउन हर वो चीज जो इंसान का काम क्या करे, आसान करे, रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। तो एआई क्या कर रहा है, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस ही कर रहा है ना, बट वो एफर्ट वहीं रिड्यूस करवाना, बहुत सारा काम ऐसा बच जाता है जो आपको ही करना पड़ेगा, मशीन आपके लिए नहीं कर पाएगी। बस आप अपने एफर्ट्स को थोड़ा क्या कर दो, कम कर दो, इजी कर दो, बेटर आर्टिकुलेट करके चीजें दे देगा, है ना, वो जरूरी है। तो यूज करना, बट थोड़ा सा अपनी सीमाओं में रहना है ना। इसमें क्या है, स्विचिंग कॉस्ट और लॉक इन इफेक्ट्स भी है, सॉरी। इसमें क्या होता है, अगर आप प्लेटफॉर्म बना भी देते हो दूसरा इंडिजिनस, तो भी लोग जो होते हैं पुराने वाले पे ही क्या रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, नए वाले पे उनका क्या है, मतलब उनको लगता है कि यार अननेसेसरी मैं अदर प्लेटफॉर्म पे कैसे जाऊं, उसका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में भी आपको बहुत ज्यादा क्या होता है, नेशनली बहुत पैसा वैसा खर्च होता है, तो एक लॉक इन इफेक्ट भी रहता है कि जुड़े रहते हो आप उससे। टेक्नोलॉजिकल असिमेट्री है ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ में, जो पहले भी थी सर। इरोजन ऑफ सॉवरेनिटी, डेटा सॉवरेनिटी जा रही है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जा रही है, सिक्योरिटी सॉवरेनिटी भी जा रही है सर। सर्विलेंस है, एस्पियोनेज है सर, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर क्या हो सकता है, आपकी डेटा इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है सर, है ना। कल्चरल सॉवरेनिटी जा रही है सर, आपकी आपकी प्रेफरेंसेस को वो शेप कर रहे हैं सर, आपको क्या चाहिए वो बता रहे हैं। रेगुलेटरी सॉवरेनिटी, ठीक है। प्रॉफिट रिपेट्रिएशन हो रहा है सर, यहां कमा रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है, आप उनके प्लेटफॉर्म्स को अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो पैसा बाहर जा रहा है, रुपये वीक हो रहा है सर उसी से, क्योंकि डिमांड डॉलर की बढ़ रही है, क्योंकि कन्वर्ट होकर उधर जाएगा, तो ये तो एक्सपोर्ट ही हो रहा है ना, अपन एक्चुअली इंपोर्ट हो रही है उनकी सर्विस, है ना। प्रॉफिट रिपेट, लाइसेंसिंग फी, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, सब कहां जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटी डायमेंशन है मेंस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायमेंशन है मेंस के लिए। इंडियाज रेस्पॉन्स बिल्डिंग डेटा डिजिटल कनेक्टिविटी। इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखो। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली जो इंडिया ने जनरेट कर रखा है कि लोगों के बीच में जो डिजिटली आप यूज कर रहे हैं, और उसकी डिपेंडेंस जो है कहीं ना कहीं फॉरेन प्लेटफॉर्म्स में नहीं है सर। जैसे इंडिया का यूपीआई जो है वो प्रॉपरली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, और यूपीआई के जितने ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो विद इन इंडिया, इंडियन
इंडियनाइज फॉर्म में होते हैं, मतलब उस पे किसी फॉरेन चीज पे उसका डिपेंडेंस नहीं है। ऐसे एकदम आधार जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, प्रोवाइडिंग सिक्योर ऑथेंटिक विदाउट डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक जाइंट्स। आधार का पूरा डेटा जो है उसमें किसी फॉरेन जाइंट के ऊपर किसी कोई सा डिपेंडेंस हमारा नहीं है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप इधर उधर शेयर कर देते हो, ठीक है, तो शेयर हो जाता है गूगल के थ्रू, कभी मेल के थ्रू, तो वो चीजें थोड़ी जाती है, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें किसी पे डिपेंडेंस नहीं है सर। यूपीआई जो है पूरा विदाउट फॉरेन पेमेंट गेटवे, पेमेंट्स में गेटवे होते हैं सर, ठीक है। आप होते हो और आपका जो एक कंज्यूमर होता है और एक कौन होता है सर, सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो जैसे मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी, तो बीच में एक पेमेंट एग्रीगेटर होता है सर, होता है, तो वहां पे कोई फॉरेनर नहीं है सर। पेमेंट गेटवे के अंदर इसमें कौन है सर, इंडियन ही है। तो यूपीआई के अंदर पूरा का पूरा मोस्टली इंडियन गेटवे ही है सर। रुपे गेटवे होता है, डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में आप क्या करते हो सर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करते हो। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ओएनडीसी, नाम सुना होगा इसका सर, ठीक है। कोविन कोविड के टाइम पे आया था। अकाउंट एग्रीगेटर पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ये अकाउंट की इंफॉर्मेशन के लिए। आत्मनिर्भर भारत, आपने सेमीकंडक्टर मिशन में खर्च किया है सर। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स, आपने ट्विटर के कंपैरिजन में कू लेकर आए सर, कू चला नहीं बहुत ज्यादा, है ना। इंडिजिनस मैसेजिंग एप्स आप लेकर आए। 5G टेक्नोलॉजी, एआई रिसर्च, स्टार्टअप मेंस के लिए, ठीक है। डिजिटल इकोसिस्टम, ब्ला 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 ब्ला। प्रीलिम पॉइंटर्स, डिजिटल कॉलोनिज्म की डेफिनेशन, न्यू ऑयल कह रहे हैं उसको, मैकेनिज्म, कॉन्सिक्वेंस, काउंटर मेजर्स, डेटा सॉवरेंटी, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। हो गया। बी है डोमिनेशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा। 1 and 3 numbers, sir. B. हाँ तो वही होगा फिर, है ना, मुझे भरोसा है हम लोगों पे। B. ठीक है। हाँ तो बी ही होगा इसका आंसर, फिर सब कह रहे हैं तो। ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन इन इंडिया। ऑनलाइन कंटेंट कैसे रेगुलेट होता है इंडिया में? देखिए ये क्यों हुआ ना, अभी रिसेंटली जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है सर, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सॉरी आईटी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अलग है, आईटी अलग है मिनिस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है आपकी, उसने बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से, ओटीटी यू नो, ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, जो आप नॉर्मली इससे यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप डाउनलोड करें उनको और उनके ऊपर कंटेंट, बहुत सारे ऐप्स हैं सर, जैसे ऑल्ट बालाजी हो गया, है ना, उसी तरीके से जी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स भी ओटीटी है सर, है ना। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट आता है सर, वेब सीरीज वगैरह आती है। बीच में अभी ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो कि एरोटिका की डायरेक्शन में चले गए सर, और उन्होंने जो पब्लिक मोरालिटी है उसको भी ब्रीच कर दिया अकॉर्डिंग टू सम कंप्लेंट्स। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, तो मिनिस्ट्री ने कई सारे वैसे प्लेटफॉर्म्स को क्या कर दिया सर, ऑब्सीन स्ट्रीमिंग की वजह से, कि आपने अश्लीलता फैलाई है सर, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को आप दिखा रहे हो, ठीक है, इसीलिए आपको क्या कर दिया सर, बैन पब्लिक एक्सेस टू सेवरल ओटीटीज। तो कई सारे ओटीटीज को क्या कर दिया सर, बैन कर दिया कि भैया आप जो है ऑब्सीनिटी की डायरेक्शन में जा रहे हो, आप वल्गैरिटी की डायरेक्शन में ले जा रहे हो। अब ये डिजिटल एज में दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करता है, एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि आप अगर एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई चीज दिखा रहे हो,
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 आता है, और एक आता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है स्पीच और क्रिएटिव एक्सप्रेशन एक चीज हो गई, और इसके साथ टकराता है पब्लिक मोरालिटी। ठीक है, मतलब लोगों की जो नैतिकता है, तो दो चीजें टकरा रही है, एक टकरा रहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन और एक है पब्लिक मोरालिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो दोनों टकरा रही है सर। तो वापस ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि किस एक्सटेंट तक, तो हमको ये समझना है कि किस रूल्स के अंडर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने क्या किया सर, क्या आईटी एक्ट जो है 2000 का पब्लिशिंग ऑब्सीन कंटेंट सेक्शन 67 जो है इसका, ये कहता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी अगर आप ऑब्सीन कंटेंट दिखाते हो सर। देखो ऑब्सीन क्या होता है क्या नहीं होता है ये भी सब्जेक्टिव है सर। ठीक है, मतलब वल्गैरिटी सब्जेक्टिव होती है, अश्लीलता क्या होती है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है अश्लीलता की, है ना। इंडिया की जो अश्लीलता है, शायद आप फॉरेन कंट्री में जाओगे वो उसको अश्लील नहीं माने, पॉसिबल है सर, सबकी अलग अलग कल्चरल आउटलुक अलग अलग है सर। तो ऑब्सीन कंटेंट जो होता है वो थोड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, बट उसकी क्लैरिटी थोड़ी दी गई है। ऑब्सीन मटेरियल क्या हो सकता है सर, punishes transmission of sexually explicit content that appeals to the prurient interest। ये prurient interest को ध्यान से समझना। prurient interest का मतलब होता है कि एक तो जनरल आप जो कंटेंट दिखा रहे हैं वो कंटेंट इंफॉर्मेटिव या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए अगर कंटेंट है कि आप सेक्स एजुकेशन के लिए कंटेंट दिखा रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। प्रूरिएंट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप वो कंटेंट दिखाई इसीलिए रहे ताकि सामने वाला सेक्सुअली प्रोवोक हो, ठीक है। तो प्रूरिएंट इंटरेस्ट जो है वो एक एडवर्स टर्म है, यूजुअली ये लीगल टर्म है। प्रूरिएंट इंटरेस्ट जो है ये लीगल टर्म है, कोर्ट्स वगैरह यूज करते हैं किसी भी सीन की ऑब्सिनिटी को चेक करने के लिए, कि अगर उसका मेन पर्पस जो है वो सामने वाले व्यूअर के अंदर कहीं ना कहीं सेक्सुअली उसको अगर प्रोवोक करने के लिए किया जा रहा है तो वो प्रूरिएंट इंटरेस्ट है सर। और इन जनरल एजुकेशन या किसी इंफॉर्मेशन के लिए किया जा रहा है, या वो नीड ऑफ द आवर है उस पर्टिकुलर जो आप दिखा रहे हो, उसका जो आप मोरल ऑफ द स्टोरी से जुड़ा हुआ है वो, तो उसकी एक लिमिट बना सकते हैं। पर ये प्रूरिएंट इंटरेस्ट वाला है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसको गलत डायरेक्शन में क्या करोगे। अगेन सब्जेक्टिविटी एडेड है इसके अंदर, बट स्टिल वो कोर्ट डिसाइड करेगा सर। गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करती है सर, एक लिमिट बना लेती है, तो दैट इज ऑब्सीन मटेरियल अगर आप दिखाते हैं सर, ठीक है। सेकंड है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स क्रिमिनलाइज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एक्ट्स। तो आप अगर डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट करते हो सर, क्या कर रहे हो, डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब आप कहीं पे व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो, या फिर आप कहाँ शेयर कर रहे हो सर, किसी तरीके से आप सीडीज के थ्रू शेयर कर रहे हो, या आप कैसेट्स के थ्रू शेयर कर रहे हो, ये सब भी क्या है सर, दैट विल कैन ऑल्सो बी पनिशेबल। थर्ड आ रहा है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ये तो नो डाउट 67B के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला सेक्शन है, सीवियर पेनल्टी है सर इसके अंदर। अब ये सब तो याद करना, ये नहीं पूछता कि 5 साल 10 साल, ये सब नहीं पूछता, बट 67 जो है वो ऑब्सीन कंटेंट के लिए आपको क्या करता है सर, गवर्नमेंट को पावर देता है, ऑब्सीन कंटेंट को रोक सकती है। और क्रिमिनल लायबिलिटी है जो कि इसमें कौन है सर, जो रॉन्ग डूअर है। और इसमें क्योंकि इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, पब्लिकेशंस आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं सर, कि प्लेटफॉर्म भी ये सब नहीं कर सकता। तो प्लेटफॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिकली ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सर, दिखा रहा है ना। तो 67 को यूज करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है सर, उसको बैन कर सकती है। 69A पावर टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ये यूजुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए किया जाता है। ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। ग्राउंड फॉर ब्लॉकिंग मतलब गवर्नमेंट ब्लॉक करवा सकती है कोई इंफॉर्मेशन, कोई फेसबुक के पोस्ट को ब्लॉक करवा सकती है, ट्वीट को ब्लॉक करवा सकती है, ठीक है। इसके अंडर 69A के अंदर ये वाले ग्राउंड है गवर्नमेंट के पास, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ब्ला ब्ला ब्ला। द ओटीटी प्लेटफॉर्म होस्टिंग ऑब्सीन पोर्नोग्राफिक कंटेंट वर ब्लॉक्ड इन्वोकिंग द डिसेंसी और मोरालिटी। डिसेंसी का क्या मतलब होता है, डिसेंसी मतलब नैतिकता, ये मोरालिटी ही है वो, ठीक है। मोरालिटी का क्या मतलब होता है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो सोशल मोरालिटी मतलब क्या है सर, समाज का जो सही गलत का दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग वो गलत है सर, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और कोई भी कंटेंट ब्लॉक करना हो तो 2009 के रूल्स जो है, आईटी रूल्स, प्रोसीजरल सेफगार्ड इसमें भी है।
अगर आपका कंटेंट ब्लॉक किया जाता है तो आपके पास इंस्टीट्यूशनल क्या है सर, मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो ब्लॉकिंग के अगेंस्ट, मतलब आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपने मन से कर देगी। आपको क्या मिलेगा सर, अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग भी मिलेगी सर। सेक्शन 69A इंटरमीडिएरीज जो है सर्विस प्रोवाइडर्स या प्लेटफॉर्म्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। तो जो अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या प्लेटफॉर्म है, उनको उन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई करना जरूरी, नहीं तो उनके ऊपर भी लायबिलिटी आएगी सर। ठीक है, डीएनएस लेवल की ब्लॉकिंग हो सकती है, यूआरएल लेवल की फिल्टरिंग हो सकती है। ठीक है, आईटी रूल्स जो है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट पे लगता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल न्यूज पब्लिशर पे लगेगा सर। कोड ऑफ एथिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट उनको फॉलो करना पड़ेगा सर, बताना पड़ेगा कौन सी एज ग्रुप के लिए है ना, यूए7 ये सब बताना पड़ता है ना। पेरेंटल एक्सेस के अंडर देखना है या एडल्ट कंटेंट है, एक्सेस कंट्रोल बतानी पड़ेगी कि भैया पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए या एक सर्टन स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि कौन देख रहा है उसको। कंटेंट डिस्क्रिप्टर होना चाहिए सर, वार्निंग होनी चाहिए कि भाई वॉयलेंस है। आपने देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऊपर लिखा रहता है, स्टार्ट करते हो तब कंटेंट वार्निंग, तो लिखा रहता है कि भाई सेक्स है, न्यूडिटी है, ड्रग है, इसके अंदर वॉयलेंस है, लिखा रहता है ना ऊपर। ये सब क्या है सर, ये कोड ऑफ एथिक है जो ओटीटीज को फॉलो करना होता है। प्रोहिबिटेड कंटेंट जो है, कंटेंट दैट वायलेट्स, ये सब चीजें वो नहीं दिखाना है उनको। सेल्फ रेगुलेशन होता है उनका, खुद के अपने अंदर के ऑफिसर्स रहते हैं। ठीक है नहीं तो फिर आपको आगे कंप्लेंट होगी तो फिर गवर्नमेंट देखेगी सर। यूजुअली सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड से ऊपर थोड़ा कम्युनिटी लेवल का या अपने प्लेटफॉर्म लेवल का रेगुलेशन आता है, जहां पे सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज होती है। एक तो खुद प्लेटफॉर्म देखेगा, फिर ग्रुप ऑफ प्लेटफॉर्म्स चेक करेंगे, और नहीं तो फिर गवर्नमेंट ओवरसाइट तो करेगी। नोडल अथॉरिटी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है सर। पॉलिसी बनाएगी, ओवरसाइट करेगी, कंप्लेंट ये मेंस का हो गया सर। ठीक है, आइडेंटिफाई करेगी कंटेंट को, एग्जामिन करेगी, नोटिस देगी, ब्लॉक करेगी और इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, ये आर्टिकल 19(1) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये तो पता है आपको। Supreme Court held that while obscenity regulation is constitutionally permissible, the standard for obscenity must be clearly defined and not left to the subjective interpretation. Supreme Court ने कहा है सर रंजीत उदेसी केस में कि भैया जो कंटेम्प्रेरी, अब सब्जेक्टिविटी होती है ना सर ऑब्ससेनिटी के अंदर, तो आप पहले से क्लियर रखें कि क्या चीज को ऑब्ससेनिटी में लिया जाएगा, क्या चीज को नहीं लिया जाएगा, तो उसकी क्लैरिटी रखें, है ना। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करेगी क्लियर रूल्स रेगुलेशन रहे, ताकि कंटेंट क्रिएटर को डबल उसमें नहीं करना पड़े कि वो कंटेंट क्रिएट कर दे, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे, उसके बाद पता चल रहा है कि ये तो रेगुलेशन के अगेंस्ट जा रहा है, फिर उसको पब्लिश नहीं कर पाए, है ना। तो ये एक क्या है सर, एक संतुलन होना चाहिए। प्रीलिम पॉइंटर, बी है, बी हो गया यूनिवर्सल। चलो ठीक है, यस सही है, दिख रहा है बी। हाँ इट्स ओके, चलिए सर मिलते हैं, बाय बाय।